नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे जहां पे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच के क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उम्मीदवार है क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं एक और आग्रह भी करना चाहूंगा। आने वाले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदें वो लोकल हो, जो भारत में बना हो। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायी भी है और हमारी ताकत भी है। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक। तो मध्य प्रदेश के पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा है कि अब त्योहार का समय है, लोकल फॉर वोकल को जरूर याद रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली है जमानत। गैंगस्टर मामले में मुख्तार की जमानत मंजूर हो चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक नहीं है। मुख्तार अंसारी की सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से लगे 5 लाख के जुर्माने पर भी रोक। एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस राजबीर सिंह के सिंगल बेंच ने सुनाया है ये फैसला। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मुख्तार अंसारी, वो डॉन, वो माफिया जो कई दिनों से जेल में बंद था, उसको जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है जमानत पे। और बता दें कि कहा गया है कि जो 5 लाख का जुर्माना भरना था, उस पर भी स्टे लगा दिया गया है। मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस वक्त की सबसे अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मुख्तार अंसारी ने 10 साल से जेल में सजा काटने के बिहाफ पे ये जमानत याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से। अब देखिए, उस जमानत याचिका पर फैसला निकल के सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और मुख्तार अंसारी को जमानत मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी को जमानत मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी वो डॉन है, वो माफिया है, जिसने पता नहीं कितने का घर जो है वो उजाड़ा है। और ऐसे में मुख्तार अंसारी को कोर्ट से राहत मिल चुकी है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, मुख्तार अंसारी को जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गैंगस्टर के एक मामले में उन्हें जमानत मिली है। उनके वकील की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि वो जो समय सीमा है सजा की, उससे ज्यादा समय वो जेल में बिता चुके हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि 12 साल से भी ज्यादा वो जेल में बिता चुके हैं और गैंगस्टर की जो सजा है उससे ज्यादा का समय बिता चुके, और इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें राहत दी। हालांकि इसी तरह उनके भाई अफजाल अंसारी को भी पिछले दिनों राहत मिल चुकी थी, जो फिलहाल जेल से बाहर है। लेकिन आज मुख्तार अंसारी के लिए बड़ी राहत जरूर है, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर है कि
कोर्ट में उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से इस सजा को रद्द करने की मांग की गई थी। फिलहाल कोर्ट ने उसको नहीं माना है और ये जरूर राहत दी कि जो 5 लाख रुपए की पेनाल्टी थी उसको स्टे दे दिया है। यानी जो सजा को रद्द करने का मामला है उस पर अभी फिलहाल आगे सुनवाई होने की उम्मीद है और जब उस पर सुनवाई होगी उसके बाद तय हो पाएगा, क्योंकि जो उनके वकील है मुख्तार अंसारी की, उनकी तरफ से इस सजा को रद्द करने की मांग की थी, तो कोर्ट ने फिलहाल ये मांग उनकी अभी नहीं मानी है, लेकिन उन्हें जमानत जरूर दे दी है। तो कह सकते हैं कि थोड़ी राहत जरूर उनको हुई है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि उनकी जो सजा रद्द करने की मांग थी उसको कोर्ट ने नहीं माना है और फिलहाल जो उनकी जमानत याचिका है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो 5 तो लाख कब जमानत होगी, क्या प्रोसेस होगा और आगे क्या क्या कठिनाई मुख्तार अंसारी को मिल सकती है शोएब? देखिए, ये पूरा मामला गैंगस्टर से जुड़ा जो मामला था उसमें उन्हें जमानत मिली है। हालांकि मुख्तार अंसारी पर और भी बहुत से केसेस हैं, तो उन्हें जेल से आने का रास्ता तभी साफ होगा जो उनके और केसेस हैं, अगर उसमें भी उन्हें जमानत मिल जाती है तभी वो जेल से बाहर आ सकेंगे। फिलहाल उन्हें गैंगस्टर का जो ये मामला था इसमें कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है। यानी ये जो मामला है इसकी वजह से उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास जानकारी कि मुख्तार अंसारी पर और भी बहुत से केसेस हैं जिसकी प्रक्रिया बाकायदा कोर्ट में चल रही है, तो ऐसे में जब तक कि उनकी उस मामलों में भी इन्हें राहत नहीं मिलेगी तो रास्ता अभी इतना आसान नहीं है। तो किस बिहाफ में यहाँ पे कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से जमानत देते हुए शोएब? देखिए, कोर्ट में जो उनकी दलील थी वो ये थी कि उन्हें जिस मामले में गैंगस्टर के मामले में सजा दी जा रही है, जो गैंगस्टर की कुल सजा है उससे ज्यादा का समय वो जेल में बिता चुके हैं। ये महत्वपूर्ण चीज कोर्ट के सामने उनकी तरफ से रखी गई और कोर्ट ने इसको ही एक तरह से एक्सेप्ट किया। फिलहाल उन्हें राहत दी, उन्हें जमानत देने की बात कही है। ये जरूर है कि उनकी तरफ से ये प्रेयर जरूर की गई थी कि इस पूरे मामले को जो उनको सजा हुई उसको रद्द किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना है। अब आगे इस मामले पर सुनवाई होगी तो फिलहाल तब बहुत साफ हो पाएगा कि जो उन्हें सजा हुई थी वो अगर रद्द होती तो उन्हें और बड़ी राहत होगी। लेकिन फिलहाल अभी उन्हें सिर्फ जमानत दी गई है और जमानत का आधार जो बताया गया वो यही है कि जो समय सीमा है सजा की उससे ज्यादा समय वो फिलहाल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उस मामले में अब उन्हें जेल में रखना न्यायोचित नहीं है। इस तरह के उनके वकीलों की तरफ से तर्क रखा गया और जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि गैंगस्टर में जो कुल सजा है उससे ज्यादा अगर वो जेल में बिता चुके तो अब उन्हें जेल में रखना न्यायोचित नहीं है। इस तरह की बातें उनके वकीलों की 60 से करीब केस जो है वो मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज थे, यानी कि अभी कई और ऐसे केसेस हैं जिसमें सुनवाई बाकी है। सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है सजा और जुर्माना दोनों लगेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभी जो और केसेस है उसमें उनको क्या कोर्ट की तरफ से किस तरह से राहत मिलती है या उन्हें कोर्ट इस पर क्या कुछ कोर्ट का रुख होता है उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर यही एक अकेला मामला नहीं, इसके अलावा भी कई गंभीर मामले हैं जिस पर बाकायदा कानूनी प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अभी उनके लिए इतना आसान रास्ता नहीं है। अभी बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर उन्हें सजा भी हो सकती है या उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कई और ऐसे मामले हैं और जिसपे एक एक करके सुनवाई भी लगातार जा रही है, तो वो दिन दूर नहीं जब और ज्यादा सजा का ऐलान किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से, ये मुमकिन है। देखिए, बिल्कुल जो केस जिस तरह के मामले हैं, जिस तरह की चीजें हैं, उस पर क्या कुछ उनके वकील की तरफ से कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं, क्योंकि ये सच है कि मुख्तार अंसारी पिछले लंबे समय से जेल में है। तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो उनके जेल में जाने के बाद दर्ज हुए हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पूर्व में चल रहे थे उन पर थे। तो कोर्ट में इस तरह की भी दलीलें उनकी तरफ से या उनके वकील की तरफ से दी जा रही है कि राजनीतिक भी इसकी वजह से भी कुछ केसेस पर ला दिए गए हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें दोनों तरफ से कानूनी प्रक्रिया में अपनाई जा रही है। कोर्ट का क्या रुख होता है उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बिल्कुल कई ऐसे केस है जिस मामले में सुनवाई होना बाकी है और सुनवाई होगी तो सजा भी जाहिर तौर पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए शोएब। तो मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई
और ऐसे केसेस हैं जिस पे सुनवाई होगी और आगे उनको सजा मिलनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ के किसी विद्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ उनको नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। उनके दर्शन पर ही स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का भी काम किया जा रहा है। उनको दर्शन सरकारों के लिए मार्गदर्शिका है। और पंडित दीनदयाल की जयंती आज है। वहीं इस अवसर पर देश भर में उमंग देखने को मिल रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए रवाना हुए। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आज हजारों की संख्या में साधु संतों ने तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान सरोजनी नगर मंदिर में तमिलनाडु सदन तक मार्च किया गया। खबर दिल्ली से है, जहां मैदान में उदयनिधि का पुतला दहन किया गया। वहीं हजारों की संख्या में साधु संत मैदान में मौजूद रहे। बता दें कि महासंगठन के आलोक कुमार ने कहा है कि अब नहीं सहेगा सनातन। साथ ही कहा है कि सनातन को बदनाम करने वालों की खैर नहीं। सनातन विरोधी होश में आओ। और महामंत्री परम पूज्य स्वामी महामंडल स्वामी। और तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल अंत में होने वाले राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है। हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े। 2 स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा
तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा, रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी मुमिया मिट्टू बनना अलग बात है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बनाने और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात में खाली हाथ लौटे हैं। घमंडिया गठबंधन में बहुत तरीके के लोग हैं। ममता बनर्जी कुछ कहती है, केजरीवाल कुछ और कहते हैं और कांग्रेस पार्टी कुछ और ही कहती है। मिट्ठू बनना एक अलग बात है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में हम यही देखते हैं कि चाहे पटना का मामला हो, बेंगलुरु का मामला हो, मुंबई का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाना या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने की जो बात है उसमें खाली हाथ लौटे हैं। अब हम चाहें कुछ तो हमारे चाहने से नहीं होगा। वो जो गठबंधन है जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन में बहुत तरह के लोग आते हैं। ममता जी कुछ कह रही हैं, केजरीवाल कुछ कहते हैं, कांग्रेस के लोग कुछ कहते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा सशक्त दूल्हा है जो देश नहीं विदेश में भी, आर्थिक जगत में ही नहीं विज्ञान के जगत में भी अपना झंडा गाड़ा है। आज चंद्रमा पर हम रोडर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूरज को परखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हमारा अर्थव्यवस्था 12-13 पर था, आज हम तीसरा चौथा में जा रहे हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष आज हमारा है उसको दूसरा राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम किया है। हम 44 वर्ष के राजनीति में ऐसा नहीं जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से जो नेता हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो उसके सामने तो मैं समझता हूँ कि 2024 में तो किसी प्रकार की कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो फिर कोई मुंह मियां मिट्ठू बन करके कुछ बना ले कर ले, वो अलग बात है। और हजारीबाग के रहने वाले एसपीजी के चीफ अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद हजारीबाग में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके उनके परिजनों के द्वारा किया गया, जिसमें हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे समेत कई जनप्रतिनिधि गण शामिल हुए। सभी ने स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह के बारे में बताया कि वो किस तरीके से हजारीबाग वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने हजारीबाग का नाम न सिर्फ रोशन किया बल्कि हजारीबाग को अलग पहचान दिलाने में मदद की। मौके पर मौजूद हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बताया कि अरुण सिन्हा भाई से उनकी चर्चा सुना करता था कि वो हजारीबाग से होकर कितने बड़े पोस्ट पर अभी भी है और माननीय प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी देख रहे हैं। आपको बता दें कि एसपीजी के चीफ स्वर्गीय अरुण कुमार सिन्हा को उनके रिटायरमेंट के बाद 1 साल का कार्य सेवा वृद्धि की गई थी। और विप्र वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रविवार देर शाम पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंचे पवन शर्मा का समस्त विप्र समाज और अन्य समाज के लोगों ने
परशुराम सर्किल पर पुष्प वर्षा कर और उपरना उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान परशुराम के फरसे का पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं विप्र वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व और विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1A के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा के साथ उच्च पदाधिकारियों ने जो भरोसा व्यक्त किया है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे और समाज को एक सूत्र में बांधने का भी उनका लक्ष्य है। और चित्तौड़गढ़ में लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी की जयंती तेजा दशमी के रूप में मनाई जा रही है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वीर तेजाजी के मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रताप नगर स्थित तेजाजी मंदिर के सेवक केसर सिंह ने बताया कि सोमवार को सत्यवादी और राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म दिवस तेजा दशमी के रूप में मनाया जा रहा है और बताया कि राजस्थान समेत सभी राज्यों में तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिरौली रोड पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात से अज्ञात वाहन ने युवक को रौंद दिया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक को सीएचसी लेकर आई, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब तक युवक की पहचान नहीं हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू करते हुए मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और झारखंड में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां से एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम से पूर्व मंगलाचरण से प्रारंभ होते हैं कार्यक्रम। जैन महिला समिति के द्वारा धार्मिक तंबोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 10 दिन तक लगातार चलने वाले इस महापर्व में श्रद्धालु भक्तगण धर्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष सहित विश्व भर में रहने वाले जैन संप्रदाय के लोग 10 दिनों तक व्रत, संयम, तप, त्याग, उपवास, पूजा में लीन रहते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सभी 10 दिनों में आवश्यक रूप से अपने अन्य कार्यों को छोड़कर धर्म ध्यान करते हैं। रात्रि में जैन महिला समिति के द्वारा धार्मिक तंबोला का कार्यक्रम हुआ। और धनबाद में कौलांचल में कर्मा पर्व की धूम देखी जा सकती है, जहां बहनें अपने भाई को लंबी आयु के लिए उपवास रखती है और कई दिनों से कर्मा पर्व की तैयारी करती है। वहीं जिले के ग्रामीण क्षेत्र राजगंज के बगदाहा गांव के विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में एक साथ हजारों युवतियों ने कर्मा मनाया और कर्मा गीतों पर भी थिरकती नजर आई। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला है। बता दें कि खेत में पानी लगा रहे युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई। हालांकि सीएचसी ने युवक की हालत नाजुक देखकर युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। और लखनऊ में बीजेपी विधायक के फ्लैट में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि विधायक के मीडिया स्थल के कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से शव को उतारा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।